हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता ने देश को कंजम्पशन यानी खपत कम करने की एक अजीब चेतावनी दी। सुनने में लगता है ना कि ये वेस्ट एशिया के तेल संकट या होलसेल महंगाई के बारे में है, पर हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है। ये चेतावनी दरअसल एक ऐसी आफत को छिपाने का पर्दा हो सकती है जो दिखती तो नहीं है, पर आने वाले वक्त में सीधे हमारी रसोई और पूरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह हिला सकती है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, 2026 का आने वाला संकट। दूसरा, भारत की मॉनसून पर टिकी अर्थव्यवस्था। तीसरा, हवाओं का विज्ञान। चौथा, सुपर एल नीनो का खतरा। पांचवां, मॉनसून पर 3 बड़े हमले। और आखिर में छठा, क्या भारत इससे बच पाएगा? हम देखेंगे कि कैसे 12,000 किलोमीटर दूर बन रहा मौसम का एक एनॉमली सीधे हमारी किचन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द लूमिंग 2026 क्राइसिस। चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। स्टॉप कंज्यूमिंग, खपत रोको। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता से ऐसी आर्थिक चेतावनी आना कोई आम बात नहीं है। खैर, इस वार्निंग के पीछे एक विशालकाय और बेहद दुर्लभ मौसम की घटना छुपी है जो मई 2026 में पैसिफिक ओशन में बनने वाली है। ऐसा लगता है कि ये सारी राजनीतिक चेतावनियां दरअसल उस आने वाले तूफान की खामोशी हैं जिसके बारे में खुलकर बात ही नहीं हो रही। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। एक बार 1876 के सुपर एल नीनो को देखिए। उसने लगातार 2 सालों तक मानसून को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। नतीजा, एक भयानक सूखा और अकाल जिसमें 5 से 10 मिलियन लोग मारे गए थे। सोचिए, दुनिया की करीब 3 से 4% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई थी। और बिल्कुल वही डर, वही एनॉमली 2026 के लिए फिर से उभर रही है। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, इंडियाज़ मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी। आखिर एक आधुनिक देश मौसम की किसी एक घटना से इतना प्रभावित कैसे हो सकता है? आज हम एक $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है जिसमें 130 यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन हमारी कृषि की असली सच्चाई इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिखती है। महाराष्ट्र में सिर्फ 18% और कर्नाटक में 37% जमीन ही सिंचित यानी इरिगेटेड है। हैरानी की बात यह है कि आज भी भारत की 44% खेतीहार जमीन पर ना तो नहरें हैं और ना ही ट्यूबवेल्स। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि लगभग 600 मिलियन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से आसमान पर यानी सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं। एक तरह से देखा जाए तो पानी की एक बूंद पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। ये चेन रिएक्शन देखिए। अच्छी बारिश का मतलब है अच्छी फसल, फसल अच्छी हुई तो किसान की आमदनी बढ़ी। अब जब आमदनी आती है तो ट्रैक्टर, कपड़े और साबुन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। इससे क्या होता है? फैक्ट्रीज में डिमांड बढ़ती है और अंत में पूरे देश का जीडीपी ऊपर जाता है। ग्रामीण मांग हमारे देश के एफएमसीजी खर्च का 37% हिस्सा है। एक आंकड़े पर गौर कीजिए, अगर बारिश में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी होती है तो जीडीपी में 0.16% का उछाल आता है। तो सोचिए, इस चेन का टूटना मतलब पूरे देश का पहिया रुक जाना। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द मैकेनिक्स ऑफ विंड। हमारा ये जरूरी मॉनसून इंजन आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक बंद, गर्म और उमस भरे कमरे की कल्पना कीजिए, जहां अचानक खिड़की खोल दी जाए। जब गर्मी बढ़ती है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। इससे एक खालीपन या लो प्रेशर जोन बनता है। ये बिल्कुल एक वैक्यूम की तरह काम करता है जो बाहर की ठंडी और भारी हवा को अंदर खींचता है। भारत की तपती हुई जमीन ठीक यही करती है। गर्मी के मौसम के ठीक बाद ये जमीन इंडियन ओशन से नमी वाली भारी हवा को अपनी तरफ खींचती है। बस यही तो हमारा मॉनसून है। चलिए चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, द सुपर एल नीनो थ्रेट। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इस मॉनसून इंजन में सिर्फ एक खिड़की नहीं है, एक दूसरी और बहुत जरूरी खिड़की भी है जो इस मॉनसून को ताकत देती है, और ये यहां से 12,000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के पास है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि नॉर्मल और एल नीनो साल में कितना बड़ा अंतर होता है। नॉर्मल साल में ट्रेड विंड्स पश्चिम की तरफ चलती हैं, जिससे इंडोनेशिया के पास गर्म पानी जमा होता है और एक दूसरा लो प्रेशर वैक्यूम बनता है जो नमी को भारत की तरफ धकेलता है। लेकिन एल नीनो के साल में ये पूरा सिस्टम पलट जाता है। ट्रेड विंड्स उल्टी चलने लगती हैं, गर्म पानी हवाई से होते हुए पेरू तक सरक जाता है और वो बेहद जरूरी वैक्यूम पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब 2026 के लिए जो फोरकास्ट आए हैं वो सच में डरावने हैं।
पैसिफिक ओशन का तापमान नॉर्मल से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सुनने में शायद 2.5 डिग्री बहुत छोटा नंबर लगे, है ना? पर मौसम के पैमाने पर यह इस बात की गारंटी है कि ये मानव इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे ताकतवर सुपर एल नीनो बन जाएगा। आते हैं 5वें हिस्से पर, 3 अटैक्स ऑन द मॉनसून। ये भयंकर तापमान बढ़ना सिर्फ एक आम मौसम का बदलाव नहीं है, ये हमारे मॉनसून पर एक साथ होने वाले 3 हमले हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों हमले एक ही वक्त पर होते हैं। पहला हमला, इंडियन ओशन खुद गर्म हो जाता है, जिससे हवाओं को पुश करने वाली हाई प्रेशर ड्राइव कमजोर पड़ जाती है। दूसरा हमला, इंडोनेशिया के पास जो लो प्रेशर जोन था वो अचानक हाई प्रेशर में बदल जाता है, तो नमी भारत की तरफ आने के बजाय उल्टा दूर धकेल दी जाती है। और तीसरा हमला, ट्रेड विंड्स बिल्कुल मर जाती हैं। इस सब का सीधा असर ये होता है कि बारिश देर से आती है और वो भी बहुत कम या टुकड़ों में। सोचिए, अगस्त और सितंबर के महीने जब हमारी फसलों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त ये हमले उन्हें सूखा छोड़ देते हैं। तो अब हमारे आखिरी और 6वें हिस्से पर चलते हैं। कैन इंडिया सर्वाइव दिस? इस पूरे विश्लेषण को एक नए नजरिए से देखते हैं। क्या हमारा देश इस मौसम की तबाही से बच पाएगा? किसी भी ऐसे संकट का सच्चा बचाव सिर्फ इमरजेंसी में राशनिंग करने से नहीं, बल्कि जड़ों से बदलाव लाने से होगा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स लाने से होगा। ड्रिप इरिगेशन और सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन को अपनाना अब जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुका है। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी आबादी को खेती से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की तरफ ले जाना ही होगा। एक आधुनिक देश अपने 40% वर्कफोर्स का भविष्य समुद्र की एक अनिश्चित लहर और हवा के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अगर हम 1876 और 2026 की तुलना करें तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नजर आती है। 1876 में हमारे पास कोई फूड बफर नहीं था, जिसका अंजाम एक भयानक मौत का मंजर था। लेकिन 2026 तक आते आते हालात अलग हैं। हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 604 लाख टन का अनाज भंडार मौजूद है, जबकि जरूरत 210 लाख टन की होती है। यही बफर स्टॉक आज हमारा सबसे बड़ा बचाव तंत्र यानी हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इन भंडारों के दम पर एक बहुत बड़ा मानवीय संकट टल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक विचार सच में परेशान करता है। अगर आज भी देश की 40% खेतीहर जमीन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है, तो क्या हम वाकई इस आफत को रोक रहे हैं या फिर हम बस आफत आने के बाद के नुकसान से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? जब तक कृषि का मूल ढांचा नहीं बदलेगा, क्या हम हमेशा सिर्फ इन बफर स्टॉक्स के सहारे ही आगे बढ़ते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें हर हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि दोस्तों, नेचर का ये टाइमर अब शुरू हो चुका है।